पहली बात तो ये कि आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात से मैं हैरान हूं। एक कहावत है लीगल फील्ड में, लीगल पैरेलल्स में, कि ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूफ। वो व्यक्ति जो असर्ट करता है किसी बात को, उसे साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक आदत हो गई है, कोई भी घटना हमारे आंखों के सामने घट रही हो तो हम वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आग लगी है तो आग बुझाने की चिंता होनी चाहिए ना, कि उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे माइलेज क्रिएट करने की। और ये इसको सोसाइटी जो जो समाज है, समाज की विद्रूपता कहेंगे इसको, कि जहां आपको सदाशयता दिखानी है, मानवीयता दिखानी है, वहां पर आप वीडियो बना रहे हैं। तो आप स्पष्ट बताइए कि कैसे लोग कहते हैं कि मुझे लिए बीजेपी बैटिंग करती है। ये सिंपल सी बात है, आपके बड़े भाई पंकज जी दिल्ली में बीजेपी में मंत्री हैं। इस तर्क से तो राहुल गांधी की बैटिंग भी वरुण गांधी करते होंगे और बीजेपी करती होगी। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टलता नहीं। 15 से 25 के बीच 80.2% अपराधों में वृद्धि हुई है। इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू प्रायर 5 to प्रायर 15 5 years। यस 5 to 15 बिल्कुल। 10 years। तो जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो फिर कहाँ वो सुशासन, कहाँ कितने साल से चर्चा में है सड़क? वो सड़क तो बहुत दिनों से चर्चा में है, चुनाव के पहले भी चर्चा। अच्छा, वहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि मैं और आप एक ही उम्र के हैं, 2-4 साल आप शायद बड़े होंगे मुझसे। आपने भी देखा है बक्सर जिले को, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। आप ये बताएं, अपने दिल पे हाथ रखें, कि वो फटकी में जो जाम लगता है वो कितने सालों से लगता है? नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, और आज देसी डोज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिनका पहले कोई राजनीतिक इतिहास नहीं। 2-3 महीने पहले चुनाव के सक्रिय होते हैं, जदयू से टिकट भी मिलता है और बाकायदा डुमरांव से विधायक भी बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे डुमरांव के वर्तमान विधायक राहुल सिंह जी से और जानेंगे उनके प्लान्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं और क्या बेहतर करना चाहते हैं वो डुमरांव के लिए। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे देसी डोज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले नौकरी भी किए हैं, पहले ब्यूरोक्रेट थे, अब राजनीति में हैं। दोनों में बेहतर? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मैं फौज में भर्ती हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट था। उसके बाद मुझे दिल्ली नगर निगम में काम करने का मौका मिला, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था, और अब विधायक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तीनों प्रोफाइल हैं अपने आप में चैलेंजिंग हैं। इनके अपने अलग अलग और यूनिक चैलेंजेस हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो एक फौजी का जीवन सबसे ज्यादा चुनौती भरा होता है, क्योंकि एक फौजी 24 घंटे अपने देश की सेवा करता है और ड्यूटी पे रहता है। एक आम आदमी नौकरी करने के बाद अपने घर जाता है। एक पत्रकार एक अच्छा पॉडकास्ट करने के बाद अपने घर जाता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने परिजनों के साथ रहता है। लेकिन एक फौजी जब अपनी ड्यूटी से उतरता है तो वो घर नहीं जाता, अपने बैरक में जाता है, अपने जूते उतारता है, हथियार संभाल के रखता है और अपने बिस्तर पर लेटकर अगली ड्यूटी के चढ़ने का इंतजार करता है। ये दो ड्यूटीज के चढ़ने के बीच की जो जिंदगी होती है एक फौजी की, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। इस दौरान उसे अपने घर की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, अपने जिम्मेदारियों की याद आती है, जिनको निर्वहन करने के लिए वो सिर्फ हद से हद अपनी पोस्ट से एक फोन कॉल कर पाता है, या कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां से सिर्फ चिट्ठियां लिख पाता है, और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद अपने परिवार की कर पाता है, जो कि सरकार की तरफ से मेरी राय में एक मुट्ठी भर ज्वार के ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फौजी का जिंदगी सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जीवन होता है। मैंने पूछा राजनीति और जो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी राजनीति का ही हिस्सा है।
और अब आप देखें कि इंडियन पार्लियामेंट्री सेटअप में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर से ही ड्रॉ किया जाता है। जैसे जब विधायक जीत के जाते हैं या सांसद जीत के जाते हैं तो इसी समूह में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द नेशन। तो लेजिस्लेचर से ही निकल के एग्जीक्यूटिव जाता है और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा ही ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है और जनता का कॉन्फिडेंस किस पार्टी में है कि वो इतना पावर उस विंग को दे कि वो अपना एग्जीक्यूटिव बना सके। तो जिस बॉडी से एग्जीक्यूटिव बनता है वो बॉडी जनता के सामने जाके और अनुनय विनय करके अपना पावर ड्रॉ करती है, लोगों से मांगती है, आग्रह करती है कि आप हमें पावर दें। क्योंकि भारत में जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अपनी प्रस्तावना में संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। हम चुनते हैं। ये हम कौन है? ये जनता है। ये करोड़ों लोगों का, 150 करोड़ लोगों का जन समूह। इसको कन्विंस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए ये ज्यादा चैलेंजिंग। राजनीति ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, हम्म। जिस वीडियो में आप अपनी गाड़ी से उतरे हुए थे, एक नौजवान था और आपके साथ के एक व्यक्ति, वो आपके साथ के थे या रास्ता चलने वाले जो भी हों, उस लड़के को थप्पड़ मार रहे थे। मामला क्या था? मामला ये था कि ये एक ईव टीजिंग का मामला था, महिला से छेड़छाड़ का मामला था। अच्छा। आगे से एक महिला अपनी स्कूटी पे जा रही थी, हम्म। पीछे से ये लड़का बार बार उसकी स्कूटी को धक्का मार रहा था अच्छा। और मेरी गाड़ी ठीक पीछे थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि विधायक की गाड़ी पीछे है। वो बार बार लड़की पलट के उसको डांट रही थी अच्छा। और बार बार वो डांटने के बावजूद भी उसे धक्का मार रहा था और ये किक फटकी पे हो रहा था। क्रॉसिंग गिरी हुई थी हम्म। और ट्रेन आने वाली थी और मैं ठीक मेरे सामने और भी बहुत सारे लोग थे। हम्म। मैंने उतरकर उसे रोका और उसे डांटा। एक राहगीर ने उसे हाथ भी उठा दिया। हम्म। हालांकि हिंसा का मैं और कानून को अपने हाथ में लेने का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों को रोकना और टोकना बहुत जरूरी होता है बिल्कुल बिल्कुल, सबको करना चाहिए। और मुझे ही नहीं सभी लोगों को हाँ करना बिल्कुल, चाहिए। सबको करना चाहिए। अगली बार से कम अपने जीवन में वो इस तरह की हरकत नहीं करे। नहीं करेगा, निश्चित। और सबसे बड़ी बात कि वहां बहुत सारे लोग थे। कोई बोल नहीं रहा था। हमारे यहाँ एक आदत हो गई है कि कोई भी घटना हमारे आंखों के सामने घट रही हो तो हम वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाता व्यस्त हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। है। निश्चित। ये आग लगी है तो आग बुझाने की चिंता होनी चाहिए ना कि उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे माइलेज क्रिएट करने की। और ये इसको सोसाइटी, जो अभी जो समाज है, इस समाज की विद्रूपता कहेंगे इसको, कि जहां आपको सदाशयता दिखानी है, मानवीयता दिखानी है, वहां पर आप वीडियो बना रहे हैं। इस पर जरूर लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की अगर वाकयात कहीं हो तो हमको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक गाड़ी के बगल से गुजरी, उसके अंदर से कुछ लोग वीडियो बनाते हुए निकल गए। वो देख रहे होंगे, अब देखेंगे मुझे। मेरा तो सीधा प्रश्न उनसे है कि उनको भी उतर के पता करना चाहिए था कि मामला मामला चल क्या क्या रहा है? है। बिल्कुल, निश्चित तौर उन्होंने तो एक जज की भांति जजमेंट सुना दिया सुना दिया। और बिल्कुल किसी पक्ष को सुना भी नहीं, नहीं। समझा भी नहीं मामला क्या है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। राहुल जी, आप जेडीयू में हैं और नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा सांसद बन के। कैसे देखते हैं आप जदयू का भविष्य या अपना भविष्य? कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भले आप जदयू में हो लेकिन आपके लिए बैटिंग बीजेपी कर रही है। कैसे? पहले इस सवाल पे आ जाता है।
अब तो ये आप बताएंगे ना। नहीं नहीं, आप ये आपने देखिए ये देखिए ये ऐसा तो है। लोगों का परसेप्शन है। देखिए ऐसा है लोग लोगों का परसेप्शन है। पहले। देखिए ऐसा है, हम्म। एक एक कहावत है लीगल फील्ड में, लीगल पैरलेंस में, हम्म। कि ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। वो व्यक्ति जो असर्ट करता है किसी बात को, उसे साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। तो आप स्पष्ट बताइए कि कैसे लोग कहते हैं कि मुझे लिए बीजेपी बैटिंग करती ये सिंपल सी बात है, आपके बड़े भाई पंकज जी दिल्ली में बीजेपी में मंत्री हैं, तो सिंपल एक लोगों ने है। मेरे चाचा कंक्लूजन जी ड्रॉ के किया है। मेरे चाचा जी के लड़के भारतीय जनता पार्टी में हम्म। विधायक हैं। हम्म। मंत्री भी है। इस तर्क से तो राहुल गांधी की बैटिंग भी वरुण गांधी करते होंगे और बीजेपी करती होगी। नहीं, वो दूसरा मैटर कैसे है। कैसे? वो आप तो यहाँ सरकार में है ना भाई, नहीं दोनों नहीं साथ ही नहीं, हैं। कैसे कैसे बीजेपी दूसरा और कैसे जदयू हुआ? तो साथ ही है ना। नहीं नहीं, दूसरा कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ? भाई भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी जी हैं, हाँ बिल्कुल। और उनके सगे चाचा के लड़के कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। ठीक है। तो इस तर्क के हिसाब से तो राहुल गांधी भी भाजपा के ही नहीं व्यक्ति नहीं हो नहीं गए। नहीं 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 और नहीं। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ। माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, और विजय राजे सिंधिया जी ने जनसंघ में और बहुत बड़ा योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी में। तब तो आप कहेंगे कि ये लोग भी कांग्रेस के ही लोग थे। मतलब आपका कहना ये ये मेरा है। व्यक्तिगत निर्णय है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय। वो भारतीय जनता पार्टी में है, मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, मेरी समाजवादी सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मतलब आपका कहना ये है सीधे तौर पर कि बीजेपी से आपका कोई लेना देना नहीं। उतना ही है जितना जनता दल यूनाइटेड का है। ठीक। हम गठबंधन में हैं। तो नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, हम्म, माना जा रहा था कि नीतीश कुमार हैं तो जदयू है, तो अब जदयू का और अपना भविष्य बिहार में कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि आप कि जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात से मैं हैरान कि नीतीश जी जा रहे हैं, मतलब राज्यसभा सांसद बन के जा रहे हैं दिल्ली। बन रहे हैं, हाँ। कहीं जा रहे हैं। ये जो भाव है ना, इसमें एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास विपक्ष कर रहे हैं। ये जो पूरे आर्गुमेंट का प्रीमाइस है, वो ये है कि अब वो चले गए। ऐसा नहीं होता है। एक राज्यसभा के सदस्य या एक लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचित क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं, उससे हट जाते हैं क्या? उससे कट जाते हैं क्या? वो उसी इलाके के होते हैं। सदन जब चलेगा तो वहां उसमें भाग लेंगे और प्रदेश में रहेंगे। और जो सरकार है बिहार की, आने वाले 5 वर्षों तक, 25 से 30, उन्हीं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पे चलेगी। तो जब उनका मार्गदर्शन रहेगा ही, तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे, क्यों चलेगा? नीतीश जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी पद से सुशोभित नहीं होते। जिस पद पे वो बैठ जाएं, उसकी गरिमा को वो सुशोभित कर देते हैं। एक मुख्यमंत्री का पद जो है, वो ये तय नहीं कर सकता है कि हमारे नेता का विजन क्या है। पिछले 20 सालों का एक्टिव पॉलिटिक्स इन गवर्नेंस, माने कि एज ए मुख्यमंत्री, एज ए सीएम, और 40 सालों की जो राजनीति जो उन्होंने की है, उसे देखते हुए कोई भी ये बड़े आसानी से बता सकता है कि उनका जो जीवन रहा, उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव रहा है, वो लोगों की सेवा करना रहा। वो सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने किया। एक अच्छी राजनीति की परिपाटी उन्होंने शुरू की, जिसकी कमी थी बिहार में। एक नया आयाम, एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, और बिहार को गड्ढे से निकाल के किले पे बिठाया है। अब जब नीतीश जी को के बारे में इतना कहा आपने, तो शुरू के 10 साल, 5 से 15, उनके बहुत अच्छे रहे। लेकिन 15 से 25 का जो काल था, इस काल में जिस जंगल राज की दुहाई देके नीतीश जी सरकार में बने रहे, उनके दौरान, ये मैं एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं मैं आपको,
15 से 25 के बीच 80.2% अपराधों में वृद्धि हुई भी है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू प्रायर 5 to प्रायर 15. 5 years ना? यस, 5 to 15, बिल्कुल। 10 years. तो जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो फिर कहाँ वो सुशासन, कहाँ एनसीआरबी डेटा कहाँ से लेती है? एनसीआरबी डेटा स्टेट से ही लेती है। कहाँ स्टेट से लेती है। हाँ बिल्कुल। स्टेट कहाँ से डेटा देते हैं? स्टेट अपने थानों से और जो चीजें हो रही है वहीं से डेटा देता है। जो थाना डेटा क्या उस क्राइम का दे सकता है जिस क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं हुई है? नहीं, वो कैसे नहीं देगा? दे सकता ना। नहीं। हम जब भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले की प्राथमिकी दर्ज करेंगे तो वो रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। जब भी किसी भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तो आपको कागजों में आंकड़े दिखेंगे कि क्राइम बढ़ गया है। नहीं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ गई है कि क्राइम को रजिस्टर करना है। हम उस दशक को देखें जहां पे बड़े से बड़े जघन्य अपराध रजिस्टर ही नहीं होते थे। तो रजिस्टर नहीं होगा तो डेटा बैंक और सारे का सारा जो एनालिसिस है वो तो यही कहेगा कि क्राइम होता ही नहीं है। मतलब आपका आप कहना सुने, है, नहीं, आई विल आप गिव यू एन कहना एग्जांपल। आप वेस्ट बंगाल का डेटा देखें, क्या बुरी हालत है वहां पे, और कोलकाता को एक सेफ सिटी के दर्जे में रखा है। भाई, जब क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होगा तो उस पे समीक्षा कैसे होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और रिपोर्ट होगा तो डेटा बैंक में आपको दिखेगा कि क्राइम बढ़ गया है। मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस करें क्राइम का। सीधे नहीं कह के आप घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि दाग अच्छे हैं। ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं और मेरी पार्टी उन लोगों में से नहीं है जो किसी भी समस्या को सामने देखकर उससे मुंह फेर लेते हैं। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टलता नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आज के डेट में 2025 2026 में अगर कोई रेप का मैटर रिपोर्ट होता है तो आप बताएं मुझे कि क्या एसएचओ की इतनी हिम्मत है कि उसे थाने से वापस भेज दे? इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सरकार की क्या नीति और क्या मंशा रहती है, ये है ना। तो ये जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंकड़ों में आपको नंबर ऑफ केसेस इन अ पर्टिकुलर थाना माइट अपीयर टू हैव शॉट अप, बट उसका कारण अलग है भाई। थाने को ये निर्देश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि आप एफआईआर के समय में अदालत नहीं बिठाएंगे। अगर कोई क्राइम रिपोर्ट हो रही है तो एफआईआर रजिस्टर करेंगे, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। डुमरांव में एक सड़क है, हम्म, बड़ी चर्चे थे उस सड़क के चुनाव के पहले भी। कितने साल से चर्चा में है? आज क्या स्थिति है उसकी? कितने साल से चर्चा में है सड़क? वो सड़क तो बहुत दिनों से चर्चा में है, चुनाव के पहले भी चर्चा। अच्छा, वहां पे लगभग मुझे लगता है कि मैं और आप एक ही उम्र के हैं, 2-4 साल आप शायद बड़े होंगे मुझसे। आपने भी देखा है बक्सर जिले को, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। आप ये बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि वो फटकी में जो जाम लगता है वो कितने सालों से लग रही? वो तो जाम बहुत दिनों से लग रहा है। क्या वहां एक बाईपास अभी तक नहीं बन जाना चाहिए था? निश्चित। वो बाईपास जब मैंने अपनी शुरुआत की, मैं जीत के आया, उस समय भू अधिग्रहण का स्तर 75% पे था। आज वो 100% सिर्फ 4 महीनों में पूरा हो गया। उसकी डीपीआर अप्रूवल के लिए एनएचएआई हेडक्वार्टर को चली गई और वो विद इन अ मंथ टेंडर हो जाएगा, उस पर काम लग जाएगा, तो हमें एक बाईपास मिल जाएगा। बाईपास के मिलते ही जो डुमरांव शहर है वो सांस लेने लगेगा, ब्रीथ करने लगेगा। अब ये जो डुमरांव का जो लेफ्ट ओवर सेक्शन है, जो एनएच 120 का हिस्सा है, पिछले 25 सालों में इसका नया टेंडर नहीं कराया गया है। लेकिन 20 सालों से तो सरकार आपकी दोषारोपण नहीं कर रहा भाई, मैं कहा कह रहा हूं कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, फला की गलती, अला की गलती थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी टॉल क्लेम कर रहा है उसे ये जवाब देना पड़ेगा कि उसने अपने टेन्योर में क्या किया।
और मैं ये जवाब दूंगा कि मैंने सिर्फ 4 महीनों में क्या किया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में पूरे शाहाबाद की सबसे अच्छी, सुंदर और मजबूत सड़क नाले के साथ डुमरांव शहर को मिलने जा रही। इसका एस्टिमेट फाइनल हो गया। बहुत अच्छी बात है। और अभी जो मौजूदा स्थिति है, वो देखिए, वो पुराना एक टेंडर है, वो रिपेयर पर्पस से किया गया। अच्छा। रिपेयर पर्पस से टेंडर जो किया गया है, उसकी जो कहें उसका स्कोप जो है लिमिटेड है। 1.25 करोड़ का टेंडर, 1.36 पिछले अगस्त में हुआ था, माफ कीजिएगा पिछले जून में हुआ। क्या वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो जाना चाहिए? क्या दशहरे में यही हालत थी सड़क की जो आज है? ये तो बहुत खराब स्थिति है। जी नहीं, 80% सड़क बन गई, 20% में टेंडर के स्कोप से बाहर जाकर आला अधिकारियों को कन्विंस करके वहां पे एक सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है। जब सीमेंटेड रोड भाई साहब बनती है ना, तो उसे कम से कम 20 दिन छोड़ना पड़ता है, उसकी वजह से जाम लग रहा है। और अगर सीमेंटेड रोड ना बने तो 1 महीने के अंदर टूट जाएगी, क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है, नाला बना नहीं है। नई सड़क में नाला के प्रावधान आ गया है, व्यवस्था आ गई, तो जब बनेगा तब बनेगा। अभी फिलहाल के लिए ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स कर लें कि कम से कम और 5 महीने 6 महीने, जब तक कि नया काम शुरू ना हो जाए, ये टिकी रहे सड़क। तो जब भी आप ये काम करेंगे ना, तो इसको 20 दिन छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो तो होता है। हेवी ट्रैफिक है, ट्रक्स का ट्रैफिक है, लोगों का भी मूवमेंट है। एक तरफ बनाता है और उसे छोड़ना पड़ता है 20 दिन के लिए। उसके दोनों तरफ गड्ढे भी करने पड़ते हैं, वरना लोग मानते नहीं, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते हैं, हाँ। ये सारे क्लेरिफिकेशंस प्रशासन को देने चाहिए, बट मेरा शहर है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, मैं, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, असुविधा हो रही है और उसके लिए मुझे खेद है। विधायक की शपथ लेने के बाद विधानसभा में आपने 8 मिनट की एक स्पीच दी। उस 8 मिनट में आपने एक बार भी डुमरांव का नाम नहीं लिया, पहली बार। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि उस दौरान आप बहुत आक्रामक दिख रहे थे। ये आक्रामकता आपके चुनाव प्रचार के दौरान भी दिख रही थी। इस आक्रामकता का मतलब क्या था, राहुल जी? 8 मिनट की स्पीच के दौरान जो विषय था, वो जन कल्याण का था, और जन कल्याण के विषय पे डिबेट चल रही थी। वो पूरे बिहार का विषय था। पूरे बिहार में जन कल्याण के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने क्या काम किया है, बजट में क्या उसके प्रोविजंस हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। तो और अगर आप उस पूरी स्पीच को सुने, तो उसके सिर्फ आखिरी हिस्से में मैं थोड़ा जोर से और जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो। नहीं, पूरा सुना है मैंने, पूरा सुना है। पूरा सुने तो मैंने तो उसमें फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है। इसमें कहाँ आपको आक्रामकता नजर आ रही है? नहीं, गुलों में रंग भरे, चुनाव प्रचार के बादलों दौरान तो आप बहार बहुत। चले, चले भी नहीं, आओ कि मौसम का कारोबार कारोबार चले। चले, तो नहीं, ठीक इसमें है। आक्रामकता है। ठीक। उस हमने नीतीश जी के बारे में कहा कि महिला हमसे मिली थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ कि हमारा ये 5 गो वोट रही तो हम 5 वोट नीतीश जी के देते। इसमें कहाँ आक्रामकता है? मैंने पहली बार अपने दिव्यांग बच्चों की बात की कि सरकार उनके लिए क्या करती। इसमें कहाँ आक्रामकता? हमने ये कहा कि ये सरकार जो विपक्ष में बैठी है, आज विपक्ष में जो बैठी है, जब इनकी सरकार हुआ करती थी, उसका टोटल बजट 24,000 करोड़ का था। हमने तो यहाँ 16,000 करोड़ अपने बुजुर्गों के हाथ में रख दिए। तो क्या उन बुजुर्गों में डुमरांव के बुजुर्ग शामिल नहीं हैं? नहीं है, वो तो सब शामिल है। क्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में डुमरांव की बालिकाएं शामिल नहीं? निश्चित है। पूरे प्रदेश के हम लोग। उस जो आपका 8 मिनट का स्पीच था, उस स्पीच में आपने एक बात कही थी कि जब आप 5 साल के थे तो आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे। ये स्लिप ऑफ टंग था या इट क्या वॉज अ था? स्लिप ऑफ टंग। स्लिप मैं ऑफ आपको बताऊं, मैं 8 मिनट का समय दिया गया था। टंग।
और मेरा जो टोटल भाषण है वो 10 मिनट का हो गया था। अच्छा। तो लास्ट के समय में मैं अपनी बातों को जल्दी से समेटना चाह रहा था। अच्छा। उस दौरान मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ता था। तो इसी बक्सर में पढ़ता था, हाँ बिल्कुल। और आप भी पढ़ते हो। हाँ निश्चित। तो उसके पहले मैं ये बोल गया कि जब मैं 5 वर्ष का था, लेकिन मैंने उसको करेक्ट किया। बीच में एक सॉरी डालना भूल गया, माफ कीजिएगा। तो लोगों ने उसी एक लाइन को, लोगों ने नहीं, विपक्ष के लोगों ने उस एक लाइन को पकड़ा। ठीक है, देखिए ऐसी गलतियां होती रहती हैं और गलतियों को सुधार लेना चाहिए। मैं कोई आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं ये कहना चाह रहा था, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो इसी बक्सर के किला मैदान में लाखों लोगों की रैली होती थी, जो नारे लगाते थे, उन्मादी नारे लगाते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आज ऐसी सरकार में हैं, ऐसी पार्टी में हैं, ऐसे गठबंधन में हैं, जो इस तरह की राजनीति का विरोध करते एक बात और, आपके विधानसभा में नवानगर में एथेनॉल की एक फैक्ट्री थी, है अभी। है, वो बंद हो गई। प्रोडक्शन यूनिट उसका बंद हो गया है। और एक झटके में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए जो वहाँ काम कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर आप कहीं लोगों का पक्ष रखते या बेरोजगारों का पक्ष रखते, आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल हमने बात की है, हमने कंसर्न्ड मिनिस्टर्स से बात की है, मंत्रालय में इस विषय को उठाया है, और ये विषय डुमरांव का नहीं, बिहार का नहीं, पूरे भारत का है। और विषय रिलेटेड है ओवर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल से। नहीं, जैसे यहाँ का जो बता रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ, इस विषय को समझना पड़ेगा। हम्म। डुमरांव पे आ जाते हैं। पहले तो ये समझ लें कि हम और हमारी पार्टी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को प्रमोट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। वो सारी सुविधाएं हम मुहैया कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कराते भी हैं, जिससे इंडस्ट्रीज बूम करें, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ आए, और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स जनता को मिले। अब बात आ गई इथेनॉल के प्रोडक्शन पर। देखिए, इथेनॉल में एक बहुत मेजर इशू ये पूरे पैन इंडिया में ये फेस हो रहा है। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड डिमांड कम। डिमांड कम है। इस गैप को मैच करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डिमांड के अनुरूप ही अपना प्रोडक्शन रखें। ठीक है, छोटे उदाहरण से ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई दुकान चला रहा, छोटा सा यूनिट चला रहा, और वो कुछ ऐसा सामान बना रहा है जिसकी यूटिलिटी 3 दिन के अंदर ही है, 10 दिन के अंदर ही है, उसकी खपत होनी है, वरना उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो उतना ही बनाएगा ना जितने की बिक्री है, जितने की डिमांड है। आप जो अगर कह रहे हैं, डिमांड साइड में कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ओवर सप्लाई का इशू है यहाँ पे। और यहाँ यही नहीं है, इथेनॉल की फैक्ट्री में ही नहीं है, पैन इंडिया में है। अब ऐसा है कि इतनी सारी सब्सिडी दे दीजिए किसी चीज को, सब लोग उसी के प्रोडक्शन में लग जाएं, और उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाए और डिमांड साइड पे दिक्कतें आने लगे। पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है, हम किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं नहीं राहुल जी, जैसे इथेनॉल 20% तो अब हर गाड़ी के लिए वो कर दिया गया है, तो जो भी गाड़ियां आ रही है 20 लिखा हुआ रहता है उस पर। बावजूद इसके जो गडकरी जी की फैक्ट्रीज हैं इथेनॉल प्रोडक्शन की, उनका तो कहीं काम नहीं रुका हुआ है। सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर और डुमरांव में ही ये बात सुनने को मिली कि यहाँ का प्रोडक्शन बंद हो गया, और यहाँ का जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा है, उसके लिए मार्केट नहीं मिल है। इसका डाटा मुझे देखना पड़ेगा। ये इतना बड़ा विषय आपने उठाया और इतने बड़े नेता के बारे में डायरेक्टली आपने नाम लेके नहीं कहा। नहीं, डायरेक्टली नहीं, ये जो तो न्यूज आप, पेपर्स में मैंने पढ़ा, मैंने वो कहा आपको। ये मैंने दैनिक मेरे भास्कर मैंने मेरे दैनिक हिसाब भास्कर से, की जब डुमरांव और मुजफ्फरपुर दोनों जगह यूनिट बंद हुआ, तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। रिपोर्ट लिखने का अधिकार पत्रकार को है, हम्म। एडिटर्स को है। ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19(1)(a) में।
हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो एज एन एविडेंस क्वालिफाई करता है कि नहीं, उसे देखना पड़ेगा। हम कोर्ट में नहीं है। हम लेकिन इस गंभीर विषय को देखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि कल को कोई दावा अगर किया जाएगा तो हम्म। कचहरी में ही होगा। दावे अच्छा। तो कचहरी में ही किए जाएंगे। बिल्कुल कल बिल्कुल। को कोई आदमी खड़ा होकर एक कोई एलिगेशन लगा दे तो उसे कचहरी में अपने साबित करना पड़ेगा। एक और चीज है आप ही हाँ, के। पत्रकार कह सकता है, क्योंकि वो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क किया, लेकिन कहीं ना कहीं लगा दिया होगा उन्होंने। नहीं, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में नवानगर में ही कोका कोला का एक प्लांट है, इस पर मेड इन डुमरांव बक्सर लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ एक देखने में आई है डुमरांव में भी, और ये चौसा में जो पावर प्लांट है यहाँ भी, कि जो लोकल लोग हैं वहाँ, इन लोकल लोगों को फोर्थ ग्रेड के काम में ही कंपनियां इन्वॉल्व करना चाह रही हैं। टेक्निकल जो वर्क होते हैं उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं। तो एक विधायक के तौर पे, जैसे डुमरांव कोका कोला प्लांट है, उसकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग उसमें जॉब करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल जिनके पास नॉलेज है वो लोग भी घूम रहे हैं। तो क्या विधायक होने के नाते आप कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए? दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि भाई उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप अपना जमा कीजिए और कंपनी में आपको काम मिलेगा, टेक्निकल वर्क मिलेगा फोर्थ ग्रेड के अलावा। और दूसरा ये कि लोकल्स को ये लोग क्यों नहीं वो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं? ये आपका विषय कहीं ना कहीं मेरे हृदय के करीब है। मैंने ये विषय उठाया भी है, जिला प्रशासन से भी मैंने बात की है, उन्होंने पत्राचार भी किया है, और बल्कि हमने डेटा मांगा है, और उन्होंने इस बात में सुधार भी, मूलचूल परिवर्तन भी किए हैं। और नॉन स्किल्ड लेबर की जो बात है, उसमें लोकल हायरिंग होने लगी। हम्म। स्किल्ड लेबर में, टेक्नीशियन में, इंजीनियर्स में, एमबीएस में भी लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी प्रकार का आरक्षण तो आप दे नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, हम आरक्षण की बात नहीं कर आ रहे रहा हूं हैं। मैं, मतलब कोट अनकोट। हम्म। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बक्सर का बीटेक लड़का है जिसने बीटेक किया, और आरा का लड़का है जिसने बीटेक किया, तो ऐसी कोई वरीयता तो आप दे नहीं पाएंगे कि बक्सर वाले को रख लिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और टेक्निकल का अपॉइंटमेंट जब भी कंपनी करेगी, या कोई भी व्यक्ति करेगा, या सरकार ही करती है, तो मेरिट के बेसिस पे करती है। पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए कि एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देना है क्योंकि वो बक्सर और डुमरांव के हैं। ये पॉलिसी नहीं। इस पे हमने बात भी की है, और सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि इस तरह का कोई एम्बार्गो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कंपनी है, उसको भी आपको इतना सा एडवांटेज देना पड़ेगा। अभी पिछला प्रश्न आपके इंडस्ट्रीज के फेवर में था, और ये वाला प्रश्न ठीक उसके एंटाथेटिकल है, नहीं नहीं डायमेट्रिकल अपोजिट है। नहीं नहीं नहीं। अगर हम उनके प्रबंधन पर हावी हो जाएंगे तो उनका काम सफर करेगा। टेक्निकल हमें उन्हें छूट देनी पड़ेगी, एक लॉन्ग रोप देना होता है इंडस्ट्रीज को, कि वो हमारे जो मूल चूल सिद्धांत है उस पर काबिज भी रहे, और रस्सी से बंधे भी रहें, और लंबा रस्सी दे ताकि वो अपने हिसाब से काम करके अपना मुनाफा भी कमा सके, तभी तो वो आएंगे ना। अगर मैं कहूं कि नहीं, बक्सर के रहने वाले एक एक्स मिस्टर मिश्रा को प्रेफरेंस दे दो, और वाई मिस्टर यादव को प्रेफरेंस मत दो क्योंकि वो आरा के रहने वाले हैं, ये ठीक नहीं होगा। नहीं, टेक्निकल मामला। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ चौसा पावर प्लांट का। हम्म यहाँ ये उस कंपनी की पॉलिसी में लिखा हुआ है हम्म कि वो जो लोकल्स हैं हम्म उनको ट्रेन करेंगे, हम्म ठीक है, और इसके बाद रिक्रूट करेंगे। हम्म, एक तो ये पॉलिसी है यहाँ की, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ओके। सेम चीज अगर है तो मुझे लगता है कि ये नवानगर में भी होना चाहिए, हाँ, और ये लोकल को कंपनी की ट्रेन, पॉलिसी में भी होना चाहिए कि बिल्कुल भाई अच्छा आप पॉइंट। लोकल्स को ट्रेन करें और फिर उनको रिक्रूट करें। इट्स अ गुड पॉइंट, पॉइंट नोटेड। थैंक यू। यही बात मैं कह रहा था कि ये जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है ये, इस नहीं हो बात को रहा है। लेके लोकल्स नहीं, जो है देखिए, वो। हाँ, यहाँ पे मैं पता कर लेता हूँ, मैं पहले हम्म। तो ट्रेनिंग बीटेक को नहीं दी जा सकती है। हम्म।
नॉन स्किल्ड जो काम है, जो जिसमें किसी प्रकार के हायर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप लोकल हायरिंग करके उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम्म जो कि हर जगह किया जाता है। हम्म ठीक है? इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। हम्म डुमरांव की भी जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उनकी पॉलिसी में होना चाहिए। मुझे लगता है एक ओवरऑल जो पॉलिसी होगी, मैं पढ़ूँगा, उसमें भी ये होगा ज़रूर। लेकिन ये लागू तो नॉन स्किल्ड के लिए ही होगा ना, जो एक एक्सपर्टीज़ नहीं ठीक है, जिसमें नन ज़रूरत है, स्किल्ड के लिए ही होगा। जिसमें आईआईटी के लड़के की ज़रूरत है, हम्म। तो वहाँ तो आईआईटीएन को ही वो खोजेगा। अब एक सवाल ये है कि डुमरांव के लिए अगले 5 साल का आपका रोड मैप क्या है? डुमरांव के लिए सबसे पहले तो बाईपास, ये शहर को जिंदा कर देगा। उसके बाद डुमरांव की सड़क, दूसरा, तीसरा मलई बराज, जो बिल्कुल आने जा रहा है, और इसी टेन्योर में उसको हम देखेंगे ग्राउंड पे। उसके सारे काम बिल्कुल ट्रैक पे हैं। उसके डेडलाइन है 2027 में, वो पूरा होने जा रहा है। चौथा काम, 3 आरओबी बनने जा रहे हैं, जिसपे एक पे काम लग गया है, एक जो बाईपास है उसके ऊपर बनने जा रहा है, जो लॉन्ग वेटिंग था, जिसमें बन जाना चाहिए था। उसके बाद डुमरांव विधानसभा की एक यूनिक पोजीशन है आज के डेट। मैंने भी बहुत तो नहीं, बट काफी विधानसभा मैं भी अब घूम लिया, मौका मिला पार्टी की तरफ से। मैंने देखा कि डुमरांव विधानसभा दो नेशनल हाई के बीच में, जो पूरा विधानसभा है उसको जोड़ने के लिए जितनी भी सड़कें हैं, सब उधड़ी हुई। क्या मिश्रा जी, ये 4 महीने में उधड़ गई? नहीं नहीं, बनने में सालों लगे। निश्चित। ये सारी सड़क बना के तुम, जल जमाव, जल भराव की समस्या जो शहर में और पंचायतों में लगती, गांव में, अलग अलग गांव में, उसको अटैक करेंगे। और ये टेन्योर खत्म होते होते मेरा ये टारगेट है कि हर पंचायत में सुंदर से सुंदर छठ घाट बना के अपनी निधि से दूंगा। ये एक ब्रॉड और बेसिक रोड मैप। इसके अलावा मेरा इरादा है कि सीएसआर के थ्रू कुछ फंडिंग लाई जाए, और जिससे डुमरांव राज हाई स्कूल का जो स्टेडियम है, उसे एक उत्कृष्ट स्टेडियम बनाया जाए। उसमें अभी 2 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था, और उसे लोग फुटबॉल स्टेडियम में बनाने का बात कर रहे थे। तो मैंने माननीय मंत्री जो उस समय थी, खेल मंत्री आदरणीय श्री श्रेयसी सिंह जी, उनसे मैंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये एक सालों से क्रिकेट का बड़ा फेमस स्टेडियम रहा है, इसे क्रिकेट स्टेडियम के तौर पे ही विकसित करना चाहिए। और 2 करोड़ की राशि बहुत कम है, इसमें कम से कम 20-25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और अलग अलग माध्यमों से, कुछ मैं अपनी निधि से, कुछ सरकार से, कुछ केंद्र सरकार से, कुछ सीएसआर से लाके, मेरा ये टारगेट रहेगा कि इसे एक अच्छा स्टेडियम बनाए। बढ़िया एनएच हमें मिल गई है, जब बढ़िया उस एनएच से कनेक्टिंग सड़क हो जाएगी, सड़क से बगल में बड़ा सा स्टेडियम हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल ही के तौर पर ही ले रहे हैं इसको। डुमरांव में जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है या बक्सर जिले में, वो खुद को आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि कौन है ये लोग? आपकी पार्टी के लोग ही हैं। 2-4 नाम बता दीजिए, जब इतना पूछ ही दिया है तो। ऑनर तो नहीं बता सकता, बता दो। 25-25 साल से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, हम्म वो साथ आए हुए हैं। हमारी पार्टी में जिन लोगों ने बिल्कुल ही अपना मन छोटा कर लिया था, वो आज उत्साहित हैं, वो पार्टी से, जिला जदयू से जुड़े हुए हैं। आपके आने के बाद। मेरे आने के बाद मैंने अपना गिलहरी प्रयास भी किया है, और प्रयास महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। प्रयास का जो टारगेट है, एजेंडा है, आप करना क्या चाहते हैं, वो ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए। उसमें किसी एक वर्ग, किसी एक समाज, किसी एक जाति का व्यक्ति या लोग हावी ना हो, बल्कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समाज के लोग
इन कार्यों में समय लगता है, थोड़ा धीरज रखना भी चाहिए। तो जैसे आपकी जो पार्टी शनै है, पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघन शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पच्चशतानि शनै शनै। कपड़ा धीरे धीरे बुना जाता है, रास्ता धीरे धीरे कटता है, करता है। पर्वत धीरे धीरे लांघा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा धन का अर्जन धीरे 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 होता होता है, है। बिल्कुल। विद्या का अर्जन भी धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए ऋतु फल। आए फल हो। जी बिल्कुल। मैं अपने गिलहरी प्रयास जारी रखूंगा। जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का विजन है, उसे ले जाने की, आगे ले जाने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर रखता हूं और इसे आगे ले जाऊंगा। और आने वाले दिनों में हम बिहार को और लिवेबल, लवेबल और सस्टेनेबल बनाएंगे। क्या जो आपने अभी नीतीश कुमार जी का नाम लिया, अगर नीतीश कुमार जी पार्टी इतनी ही अच्छी होती, नीतीश जी इतने ही अच्छे रहते, तो फिर जदयू का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? क्यों मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी का बन रहा है? अभी पहली बार ऐसा हो रहा देखिए, ये गठबंधन की राजनीति है और मुख्यमंत्री गठबंधन के होते हैं। गठबंधन में कोई ये नहीं कह सकता है कि रालोमो का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि उनकी सीटें कम है। हैं। विधायक आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा है। अलाउ मी टू फ्रेज माई सेल्फ। नहीं, विधायक वही ज्यादा और कम पे मैं आ रहा हूँ। कौन ज्यादा कौन कम है? आज तक तो यही स्थिति रही कि कम होने के बाद भी आप बड़े भाई के रोल में रहे, हमेशा मुख्यमंत्री रहे नीतीश। तो यही परिपाटी समझ लीजिए बिहार की। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। हम 85 सीटों पे हैं, हम्म, लोजपा 19 सीटों पे है, हम्म, भारतीय जनता पार्टी कुछ अधिक है, 89 पे है। हम्म, तो क्या लोजपा आर सिर्फ उन्हीं 19 सीटों पे चुनाव लड़ी है जिस पे वो जीत के आए हैं नहीं। या हार गए हैं? हम्म, या लोजपा आर 243 के 243 सीटों पे चुनाव लड़ी है गठबंधन के रूप में? हम्म, तो 243 सीटों पे उनका योगदान है। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड का भी 243 सीटों पे योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान, सभी पार्टियों का योगदान सभी सीटों पे है जिसपे एनडीए चुनाव लड़ी। मैं पार्टियों के योगदान की बात नहीं कर रहा। तो हम सबका मुख्यमंत्री होता है, मैंने गठबंधन का मुख्यमंत्री। मैंने सिर्फ ये कहा, एक सिंपल सा सवाल था मेरा कि नीतीश जी के 20 साल बहुत अच्छे रहे, आपके शब्दों में, ठीक है, या आपकी पार्टी के शब्दों में, आपके गठबंधन के क्यों आप शब्दों में? नहीं मानते हैं इसको? नहीं, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। एक बिहारी ऐसा बता दीजिए जो इस बात को डिफर करता हो कि हमारे नेता से ज्यादा कर्मठ, सत्यनिष्ठ और ईमानदार नेता पूरे भारत में कोई है। एक बिहारी बता दीजिए, देखिए राहुल आज जी, ही इस बात पे मैं फैसला हो नहीं जाएगा। नहीं मैं सीधा आपसे एक बात कहूंगा कि ईमानदारी जो कह रहे हैं आप ना, उस ईमानदारी का पैमाना बहुत अलग अलग होता है। सत्यनिष्ठ, कर्मठ। कर्मठ किस मामले में, कौन से सेंस में कहना चाहते हैं? अब आप पूछिए तो हम पूरी आपको जवाब। जिंदगी जिस व्यक्ति ने लगा दी राजनीति में, उसी कुछ जिंदगी भी में उस व्यक्ति ने कभी इस पाले में पलटी मारा, कभी उस पाले में पलटी मारा। राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय का सम्मान करना चाहिए और उससे संदर्भ समझना चाहिए। यही बात कही मैंने ना आप कि ये जब बताएं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया और उसे निर्णय लेते ही ये लगा कि ये निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए, तो क्या उस व्यक्ति को जिंदगी भर उस निर्णय के साथ चिपके रहना चाहिए? एक सच बार बताएं। गलती होती है, दो दो बार नहीं नहीं, होती है। आम जनमानस की भाषा में अगर हम देखें, हम अपनी निजी जिंदगी में देख सकते हैं, ठीक है ना? एक लिबरल थॉट, एक लिबरल सोच का होना चाहिए। और गलतियां और पक्ष और विपक्ष अगर हम गिनाने लग जाए ना, ठीक है, वही जनता दल है जहां से राजद भी निकली है और जनता दल यूनाइटेड भी निकली है, और कभी भाजपा के लोग भी उसके मेंबर हुआ करते थे। ठीक है। ठीक है, किस तरह की राजनीति राजद करती है, किस तरह की राजनीति जनता दल यूनाइटेड करती है और किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हम सब के सामने है। जाति विशेष राजनीति करने वाले लोगों की आयु
राजनीतिक आयु बहुत कम होती। तो आप का कहने का मतलब यह है कि नीतीश जी जाति की राजनीति नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। कितने परसेंट लोग हैं? अच्छा चलिए इसको तोड़ लिया जाए, कितने प्रतिशत लोग हैं उस जाति से जिससे कोई एक अमुक नेता हमारे पार्टी के आते हैं? 5 से 6%। जी नहीं, 2.5 से 3%। 3%, चलिए 3%, हाँ ठीक। कैसे कोई व्यक्ति जाति की राजनीति करेगा जब तक उसका पूरे समाज का सपोर्ट और साथ उसको नहीं मिलेगा? वो 2.5% वाला व्यक्ति कैसे इतने साल तक मुख्यमंत्री बनेगा अगर जाति की राजनीति सम्राट करेगा? तो चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनना बता रहा है कि नीतीश जी भी जाति की ही राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दल का नेता कौन हो, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का यह निर्णय है कि एनडीए का नेता विधानमंडल में कौन होगा। इसके अलावा कोई किंतु परंतु, ये जाति वो जाति, उसको पीछे करना है, उसको आगे करना है, ये हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। जो डिजर्व करता है वो आगे आता है। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जो कॉमन परसेप्शन है बिहार में कॉमन लोगों का, परसेप्शन तो ये भी है कि ऐसा पहला राजनीतिज्ञ भारत को मिला जिसने अपने पुत्र को किसी गद्दी पर बिठाने के लिए एक शब्द भी किसी को नहीं कहा। बैठाएंगे, वेट करना है अभी नहीं, थोड़ा अभी की बात करिए। अभी कहा? थोड़ा सा वेट कर नहीं लेना नहीं, है, अभी कहा क्या? बैठाएंगे। ऐसा है, अगर जनता बिठा दे किसी आदमी को तो कोई क्या कर लेगा? जनता, आप देखिए इतनी बड़ी बात, जनता के नाम पर, इतना बड़ा जनता के नाम पर राहुल जी, यहाँ जो भी होता है ना, फिर बिल तो जनता पर ही फाड़ा जाता है, ठीक है? ये भी बिल जनता पर ही फाड़ा जाएगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं, अदरवाइज मुझे तो मजा आ रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पत्रकार जब लेकिन इंटरव्यू के साथ साथ इंटरव्यूअर को ही ज्वाइन कर ले तो ये जो होता है पूरा पॉडकास्ट का सक्सेस का, ये वो होता है। मैं क्रिटिसाइज मुझे नहीं तो कर रहा खुशी हूँ, है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन पर आपको पता ही है कई तरह के इल्जाम है। क्या बिहार बीजेपी में उनसे सक्षम, उनसे काबिल, उनसे बढ़िया नेता नहीं था? क्या ये प्रश्न एक जनता दल यूनाइटेड का विधायक देगा इसका नहीं नहीं उत्तर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने, आपने कहा कि नीतीश जी ने जाति की राजनीति नहीं की, तो मैंने कहा तो नीतीश जी का किसमें क्या है? बिल्कुल, कहना उनकी तो यही पार्टी है ने कि उन्होंने डिसाइड किया नीतीश है। जी ने कहा कि वो ये बनेंगे, आपका वही मत बनेंगे। है, ये आपका ओपिनियन है। नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है। डेमोक्रेसी में वी ऑलवेज अग्री टू डिसएग्री। आप अपना विचार, अपना मत रख सकते हैं, मेरा मत कुछ हो सकता है, सत्य जो है वो कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं, आपका टाइम ओवर हो रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। एक सीधी सड़क पर एक व्यक्ति को कहा गया कि 200 मीटर 300 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, सीधी सड़क पर, काली रात, और उसके हाथ में 2 लाइट दिए गए, रेड लाइट्स, एक हाथ में एक दूसरे हाथ, और उसको कहा गया कि आप ऑल्टरनेटिवली दोनों की स्विच को ऑन और ऑफ करते रहना। माने कि एक व्यक्ति खड़ा है, उसके दोनों हाथ में रेड लाइट है, और दोनों स्विच को एक बार बारी बारी से ऑन और ऑफ करेगा। ठीक अगले छोर पे 200 मीटर आगे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया काली रात में, और उससे पूछा गया क्या हो रहा है। तो व्यक्ति ने कहा कि एक लाल बत्ती है जो दाहिने से बाएं जा रही है और बाएं से फिर वापस दाहिने आ रही है, और वो इसी पैटर्न में मूव कर रही, पेंडुलम की तरह। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, उसका परसेप्शन है ये। लेकिन क्या वो सच बोल रहा है? नहीं, सच कुछ और। परसेप्शन के बेसिस पे ओपिनियन क्रिएट करना बहुत खतरनाक होता है। इसे ही हियर से ओपिनियन या हियर से एविडेंस कानून में कहते हैं। सच को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि पिछले 20 वर्षों में एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ का उदाहरण हमारे नेता ने प्रस्तुत किया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर सरकार हम सब मिलकर चलाएंगे। अच्छा, उनसे भी बेहतर चलाएंगे? बिल्कुल।
जब नींव इतनी अच्छी बढ़िया हमने रख दी है, तो इसके ऊपर तो गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ना तो आसान होगा ही। बक्सर हमेशा ठगा गया है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि बक्सर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। जो मंत्री बने उन्होंने कभी बक्सर की चिंता नहीं। अच्छी बात है, आपकी जो भाव हैं वो आपकी भाषा पर हावी हो रहे हैं। नहीं, भाव नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने जो परसेप्शन लेकिन जो मैंने देखा है, जैसे अश्विनी चौबे जी बक्सर के सांसद थे और लगभग 8 साल मंत्री भी रहे और स्वास्थ्य महकमे के मंत्री रहे। अगर वो चाहते तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज बक्सर में हो सकती थी, नहीं हुई। तो ये तो मतलब स्वाभाविक चीज है जो कहनी पड़ती है। पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसको क्या मिलता है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। और जो रोल मिल जाए, मैंने अभी गिलहरी का आपको उदाहरण दिया ना, हर रोल इंपॉर्टेंट, बस पॉजिटिव, बस हाँ, पॉजिटिविटी रहे आप में कि नहीं, हम हमको बिल्कुल, बिल्कुल और करना हम अपना प्रयास करें, ये ना सोचें कि हमारे प्रयास की वैल्यू क्या है। चाहिए। हर प्रयास का महत्वपूर्ण रोल होता है, और विधायक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे तो एक मूलचूल परिवर्तन अपने क्षेत्र में कर सकता है। निश्चित तो ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है राहुल जी, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा धन्यवाद। आपसे बात करके, और एक बार और बैठेंगे आपके हम साथ बिल्कुल, क्यों नहीं। और आप बात जब आए करेंगे। तब बैठें। जी ठीक है। थैंक यू। ठीक।